Yes, good morning everyone. Today we will discuss the one condition about the English section in SSC exam. तो SSC के एग्जाम में क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, वो सब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा इस बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सॉल्व करने चाहिए और एग्जामिनेशन पर्पस पे कंप्लीट हमें फोकस करते हैं, वो एक बार बात कर लेते हैं बेटा इंग्लिश सेक्शन के बारे में. Examiner just asking the two type of questions here. First one the grammatical. Second one thing is a non-grammatical area. तो इन दोनों सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी. तो ग्रामेटिकल के अंदर जो हम बात करते हैं वो होता है हमारे पास फर्स्ट वन इज द कॉमन एरर्स. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चंस आते हैं. सेकेंड वन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होते हैं. थर्ड वन जंबल सेंटेंसेस से बेटा क्वेश्चन होते हैं. एंड फोर्थ इज मच इंपॉर्टेंट अबाउट फिलर्स से क्वेश्चंस होते हैं. इन सभी चारों सेक्शंस की अगर हम बात करें तो कभी तीन कभी चारों और अलग से दो क्वेश्चन दो कंटेंट भी रहते हैं आपके एग्जाम में. दैट वी से अबाउट द पैसिव वॉइस एंड सिक्स फ्रेज नरेशन. These are the section we can say is the topics of examination purpose. अब यहाँ से कौन कौन सी चीजें हम लोगों को लेनी होती है एग्जाम के अंदर, जो कंटेंट्स है उसको कैसे कवर करना है वो भी एक बार देख लेते हैं. कॉमन एरर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बेटा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी होती है. यू नो दैट इसके अंदर 8 टॉपिक्स होते हैं. नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कुछ इस टाइप के कंटेंट्स होते हैं बेटा. सो एंड कंजक्शन एक्सेट्रा, इंटरजेक्शन वर्ब. तो ये जो कंटेंट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, यू नो दैट. तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है कॉमन एरर्स एंड स्पॉटिंग एरर्स के लिए. सेकंड आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो रिगार्डिंग करते हैं वो वर्ब से करते हैं बेटा, टेंसेस के करते हैं, पैसिव वॉइस से करते हैं, कंजक्शन से करते हैं एंड प्रेपोजिशन से करते हैं. तो मोस्टली प्रोबेबली जो आस्किंग क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक से रहने वाले हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर. Now we are coming up the next content is the jumbled sentence. Jumble you know that sentences arrangement होता है, sentences को जोड़ने का काम होता है. तो sentence को जब जोड़ने का काम हम लोग करते हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि क्या काम आता है. सेंटेंस मेकिंग काम आता है और सेंटेंस कनेक्शन काम आता है. तो जम्बल्ड के अंदर आपको मेनली जरूरत है नाउन की, प्रोनाउन की, बेटा कंजक्शन की जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और इंटरजेक्शन जो प्रेपोजिशन वर्ड जो भी सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है. तो ये 4 टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इस सेक्शन के अंदर. नेक्स्ट द लास्ट इज फिलर्स. फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा टॉपिक जो सिंगल होता है, डबल होता है, मल्टीपल भी होता है. तो फिलर्स में सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखनी है पोजीशन ऑफ अ वर्ड क्या है, किसी भी वर्ड की पोजीशन क्या है, इस पर ध्यान देना है आपको. पोजीशन ऑफ वर्ड्स मीन्स आई एम सेइंग कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, वर्ब की पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है. तो ये सारी चीजें जो है फिलर्स के अंदर यूज की जाती है. मेनली जस्ट इन ब्रीफ मैंने इन शॉर्ट बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाया कि ये सारा एसएससी का कुछ कॉन्सेप्ट है. अब बात करेंगे थोड़ा सा नॉन ग्रामेटिकल एरिया के बारे में. एसएससी के अंदर जो नॉन ग्रामेटिकल एरिया होता है बेटा उस पर भी ध्यान दीजिए. फर्स्ट कंटेंट होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस तो दोनों को अलग अलग समझेंगे हम लोग. इडियम्स क्या है, फ्रेजेस क्या है. फ्रेजेस जो होती हैं वो प्रेपोजिशनल इंडक्शन होता है. यू कैन से अबाउट कि प्रेपोजिशन उसके अंदर इंक्लूड मिलेगी आपको. और इडियम्स जो है वो डायरेक्ट होते हैं, मुहावरे होते हैं, हिंदी में इन्हें लौकोक्तियां कहते हैं बेटा. सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं. Clear that? Next one is
वोकैबुलरी, ये जो वोकैब का सेक्शन है इसमें दो सेक्शन, जैसे आप बोलते हो सेम वर्ड अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स एनानिम्स की बात करते हैं, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन दिस वन। तो दीज आर द सेक्शन टू कम्स कि सिनोनिम्स एनानिम्स में कैसे करना है, सोर्स क्या है, कौन से सोर्स से हम लोगों को वर्ड्स लेने हैं ताकि एग्जाम के लिए थोड़ा सा एप्लीकेबल हो। फोर्थ नंबर आपका आता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स या स्पेलिंग टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये वो चार सेक्शन जहां से हम नॉन ग्रामेटिकल एरिया की बात करते हैं, और सभी क्लासेस में हमारी कोशिश रहेगी कि हर क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग क्लासेस के अंदर भी और जनरली ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, कि सारी चीज़ों को हम पैरेलली लेके चले कंटेंट ऑफ पैरेलल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं उन सीरीज ऑफ टॉपिक्स की। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टॉपिक और ग्रामर को शुरू करने से पहले विच वन द बेस्ट टॉपिक इन फर्स्ट टॉपिक, तब ध्यान दीजिए नॉर्मली स्टूडेंट्स का मानना है कि नाउन का जो टॉपिक होता है वो सबसे छोटा होता है, जबकि सबसे ज्यादा एग्जाम में जो एरर फाइंडिंग है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, वो नाउन से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक आपका रहता है बेटा नाउन का। अब नाउन से रिलेटेड दो टॉपिक हमें इसके साथ पढ़ने होते हैं, एक होता है आर्टिकल्स, दूसरा होता है डिटरमाइनर्स। क्लियर दैट? सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहने वाला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, दैट शुड बी द प्रोनाउन। थर्ड टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट शुड बी द वर्ब। फोर्थ वन इज द टेंसेस। ये सीरीज है बेटा, इसके सीरीज के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज द पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन इज द प्रेपोजिशन। नेक्स्ट इज द कंजक्शन। नेक्स्ट इज द नरेशन and next is a comprehension। और लास्ट में आपको एक टॉपिक इंक्लूड किया जाता है दैट शुड बी एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये साथ में आपको पढ़ना है। अंडरस्टूड? दीज आर द सम सेक्शंस टू वर्ड्स। आफ्टर कंप्लीशन दिस हमारे एग्जामिनेशन टॉपिक आएंगे जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, यानी कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, सो ऑन, जो इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया। तो आज एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सभी टॉपिक्स में हमें क्या करना है, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बहुत सारे रूल्स को लर्न करता है या क्रैम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर बेटा दिक्कत होती है। अब जरा उसको समझिए कि कैसे हमें वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम नाउन के टॉपिक को स्टार्ट करें, तो नाउन के टॉपिक में आपको ये समझना है बेटा कि एग्जाम के अंदर, इसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए। चलिए जी, फर्स्ट नाउन से बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि काउंटेबल नाउन कौन सा है या अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करें, इसी को सीखें कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। ठीक है, जरा यहां पर इस चीज को समझना कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एट प्रेजेंट रिगार्डिंग ऑफ द एसएससी एग्जाम। तो एसएससी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से जरूर आते हैं नाउन में। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की कुछ सीरीज होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिखा बॉय है, गर्ल है, चेयर है, टेबल है, स्टार है, हेयर है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड भी इस वेरी इंपॉर्टेंट विल डिस्कस, कि मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, जहां आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ने यहाँ पर क्यों लिख दिया। सेकंड, अनकाउंटेबल की बात करें तो बेटा इसमें मनी है, टाइम है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, मिल्क है, वाटर है, ये सारे। क्लियर? तो ये सब जो है हमारा आता है अनकाउंटेबल में। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस पॉइंट की, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्टार काउंटेबल कैसे और हेयर काउंटेबल कैसे। हेयर को हम इधर भी लिख सकते हैं। अब आप समझिए कि हेयर दोनों तरफ कैसे है, वो भी आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो पॉइंट को। सबसे पहले तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नेमिंग वर्ड्स है और उसका सिंगुलर एंड प्लूरल लिखा जा सकता है, मतलब उनको प्लूरल किया जा सकता है। बॉयज है, गर्ल्स है, चेयर्स है, टेबल्स है, स्टार्स एंड हेयर्स है। तो दीज कैटेगरीज आर गोइंग थ्रू इन अ काउंटेबल कैटेगरी। डन। नेक्स्ट इज इनका प्लूरल नहीं किया जा सकता,
दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इनको हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर टाइम का प्लूरल हमने देखा है टाइम्स, बिल्कुल देखा होगा बेटा। ये ऐसे वर्ड या इनमें से भी हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जिनका प्लूरल बनने के बाद उनका मीनिंग चेंज हो जाए तो वो अनकाउंटेबल में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम मतलब समय होता है और टाइम्स मतलब बेटा एरा होता है, युग को बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से समझना है कि आपको यहाँ पर कोई ऐसे शब्द मिल सकते हैं, बहुत ऐसे शब्द हैं। जैसे एक वर्ड है रिटर्न, इसको अगर हम प्लूरल कर दें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है बेटा, रिटर्न्स हो जाता है। रिटर्न आपको ही पता है वापस आना या लौटाना होता है, क्लियर। लेकिन रिटर्न्स जो है इसका मतलब सेविंग होता है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो प्लूरल होने के बाद मीनिंग चेंज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं बेटा अनकाउंटेबल कैटेगरी। कहाँ आते हैं? अनकाउंटेबल कैटेगरी। तो दी द सम एक्सपीरियंस अबाउट दैट। तो इन वर्ड्स को समझेंगे। दूसरा पॉइंट, अब जैसे इंसान की बॉडी पर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर अलग किए जाएं तो उनको पेन नहीं होता, या अलग हो जाए तो पेन नहीं होता कई बार। जैसे कि उसमें दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है बेटा हेयर और दूसरा आता है बेटा नेल्स। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। तो इनके बारे में हम कैटेगरी रखें तो ये दोनों तरह से यूज होते हैं। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता भी है, तो इनको काउंटेबल कैटेगरी में भी रखा जाता है और अनकाउंटेबल कैटेगरी में भी रखा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? कैसे होगा? काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल कैटेगरी भी होगी। जरा इसको समझना कैसे। मान लीजिए आपके एग्जाम में जैसे कुछ ऐसा आता है, आई फाउंड 2 days at my table. I found 2 gray days at my head. यहां पर अगर आपके ऑप्शन हेयर है एंड हेयर्स है, जरा ध्यान से समझिए। अब मैं पॉइंट को जो क्लियर कर रहा हूं, तो लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी लिविंग कंसर्न की तरह अगर लिविंग में हेयर को यूज किया जाएगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, उसको गिन नहीं सकते। लेकिन अगर नॉन लिविंग में यूज किया जाएगा हेयर को तो वो क्या हो जाएगा बेटा? काउंटेबल हो जाएगा। इसीलिए मोर देन 1 के बाद उसमें एस लगेगा। यहां पर ध्यान देंगे, आई फाउंड 2, मोर देन 1, अगर 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो हेयर ही आना है। लेकिन एक से ज्यादा की बात हो रही है, और कहां के लिए बात हो रही है? टेबल के लिए। इसका मतलब टेबल पर 2 बाल मिले, इसका मतलब क्या है कि वहां नॉन लिविंग कैटेगरी की तरह हेयर को यूज किया गया, तो आंसर आपका हेयर्स हो जाएगा। लेकिन यहां अगर आप बात करें तो एट माई हेड, तो आंसर आपका हेयर ही रहेगा। नाउ माई पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल कैटेगरी है, समझ सकते हैं। ऐसे ही नेल्स में होता है, क्लियर, 5 नेल्स 1 नेल, इस तरह से होता है। अंडरस्टूड? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और फैक्टर है जो समझना है आपको इस कैटेगरी में। दूसरा आता है कंफ्यूजन, वो है आपका स्टार। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कहती है, व्हाट द साइंस सेड आई डोंट नो, बट इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि अगर किसी वर्ड को कंप्लीट हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन काउंट तो किया जा सकता है, तो इट कैन बी कॉल्ड द प्लूरल फॉर्म एंड काउंटेबल फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, स्टार को हम कंप्लीट नहीं कर सकते लेकिन काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी रखते हैं, और ये भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। यहां तक की पॉइंट क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? हाँ जी बेटा, नाउन इज क्लियर यहां तक। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, यानी अनकाउंटेबल वाले पार्ट। अनकाउंटेबल में हमने लिखा था जैसे कि एक्सपीरियंस लिखा था, क्लियर, जैसे कि हमने टाइम लिखा था, जैसे कि हमने मनी लिखा था, मान लीजिए हम डिस्टेंस भी लिख दें, क्लियर। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, इसकी जो इंटरनल पार्ट है, जैसे कि एक्सपीरियंस में बात करें तो ईयर्स का काउंट करते हैं, मंथ का काउंट करते हैं, ऐसे ही कुछ है ना। ऐसे ही टाइम के इंटरनल पार्ट, जिसमें डे होते हैं, ईयर होता है, मंथ होता है ना, आवर होता है, मिनट होता है, सेकेंड होता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इनका प्लूरल किया जा सकता है, इनका भी प्लूरल किया जा सकता है, मंथ एंड मंथ्स, ईयर एंड ईयर्स, है ना, किया जा सकता है। ये
थोड़ा ध्यान से समझिए। सेकेंडरी यहां पर बात करें मनी की, तो इनके भी जो इंटरनल पार्ट है, जैसे कि रुपी होता है, कॉइन होता है, तो बेटा इनका भी प्लूरल किया जा सकता है। ऐसे ही डिस्टेंस में अगर देखें तो बेटा किलोमीटर होता है, मीटर होता है, माइल होता है, तो इनका भी प्लूरल किया जा सकता है। तो इसका मतलब इनके जो इंटरनल पार्ट है वो सारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल, और जो एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल। अब जो क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन कम फ्रॉम वो इंटरनल पार्ट से आता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, 50 किलोमीटर, सबसे पहले तो यहां पर समझिए 50 किलोमीटर्स। देखिए यहां पे अगर 1 होता तो बेटा यहां किलोमीटर होता। दिस इज क्लियर। 50 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन यही है सबसे इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स देगा लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर, लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें एक छोटा सा मैंने एरर किया है, वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां लिखूंगा तो आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जरा समझना पहले इसको, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। 1 किलोमीटर है तो 1 के अकॉर्डिंग किलोमीटर है, किलोमीटर्स नहीं हुआ तो यहां इज होगा। क्लियर। 50 किलोमीटर्स तो हो गया 50 के अकॉर्डिंग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर भी सिंगुलर ही रहने वाली है। इसका रीजन ये है कि जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है इन सब के साथ, अगर कभी भी लिखी होगी 5, 10, 50, 100 एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी होगी, तो मोर देन वन में नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, ये ध्यान रखिए। और इसे मैंने कहा था कि मैंने एक एरर किया है, वो है आ। अगर यहां पर आ लिखा होगा तो आप खुद सोचिए, अपने आप समझ जाते हैं आप कि यहां सिंगुलर आना है। समबडी जब केसेस ऑफ दैट, तो यहां पर इस पॉइंट को समझिए। अगर मैंने कहीं लिखा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, अब यहां लिखा डैश एनफ फॉर मी टू डू दिस वर्क। अब इस सेंटेंस में हम कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि देखो 10 के बाद मिनट्स है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर क्या करता है, प्लूरल ले लेता है, आर हैव ये सब, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट है तो यहां पर आपको इज लेना है या हैज लेना है या वॉज लेना, डिपेंड ऑन द टेंस। लेकिन कैसी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा आपकी सिंगुलर रहेगी। क्लियर होगा ये पॉइंट कि हमेशा आपको क्या लेना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी। डन। चलो अब बात करते हैं कि प्लूरल कब होती है, तो वो भी समझ लीजिए। जब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होगी, जैसे मान लो कहीं पर उन्होंने लिखा सम मिनट्स, अगर कहीं पर भी उन्होंने सम मिनट्स कर दिया तो एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, सम अलग है मिनट्स अलग है, तो सम मतलब मोर देन 1 तो है बट एग्जैक्ट नहीं है कितना, तो यहां पे आप आर लेंगे या हैव लेंगे। और ये कैटेगरी बेटा सब में लागू होती है, चाहे वो आपका डिस्टेंस का हो, चाहे वो आपका मनी का हो, चाहे वो आपका टाइम का हो, चाहे वो एक्सपीरियंस का हो। क्लियर दैट। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि अगर मैंने कहीं लिखा 10 years days passed away क्लियर। अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा है मान लीजिए, तो यहां पर क्या लेंगे बेटा, हैज लेंगे या हैव लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल कि 10 एग्जैक्ट क्वांटिटी है, ईयर्स 10 के अकॉर्डिंग हुआ है, बट एग्जैक्ट के लिए हम यहां पर क्या लेंगे, हैज पास्ट। अब ऐसे ही कुछ जगह पर हम लिख सकते हैं सम ईयर्स डेज पास्ड अवे, अगर ऐसे कहते हैं तो इस सेंस में क्या होगा, सम इज नॉट एग्जैक्ट, तो यहां पर क्या लिया जाएगा बेटा, हैव लिया जाएगा। इज इट क्लियर। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि एक्सपीरियंस की बात करें, टैलेंट की बात करें, अगर इंटरनल कुछ उसका है तो वो काउंटेबल, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सीधा सीधा अनकाउंटेबल लिखा जाए, जैसे हमने कहीं लिखा सम मिल्क, हमने कहीं ऐसे लिखा, तो मिल्क तो इंटरनल कुछ नहीं होता, तो इसका प्लूरल भी नहीं होता, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर भी बेटा आपका इज होगा, हैज होगा, वॉज होगा। मतलब ये कि अनकाउंटेबल कैटेगरीज में और एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए, दोनों ही सेंस में आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर लेना होता है। माय पॉइंट इज क्लियर। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो नाउन से कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द नाउन, तो ये आ सकता है ऑन द बेस ऑफ सिंगुलर नाउन, ऑन द बेस ऑफ प्लूरल नाउन। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ भी चुके, अभी हमने देखा कि सिंगुलर करना है प्लूरल करना है, लेकिन उस सिंगुलर प्लूरल के अंदर भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। वो ट्रिकी क्वेश्चन कौन से होने चाहिए वो भी जरा समझिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन राइज किया, दैट क्वेश्चन इज 2 और यहां होगा बुक्स, क्लियर, ऐसे लिखा मैंने। हमें पता है कि 2 के अकॉर्डिंग जो है बुक्स हुआ है, अगर 1 होता तो यहाँ बुक हो जाता। बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कहीं लिखा 2 बुक्स सेट, अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको समझना है। देखिए इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन समझना है कि अगर कभी भी नाउन के जस्ट बाद नाउन आता है तो फर्स्ट नाउन हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसीलिए जो फर्स्ट नाउन एडजेक्टिव हो गया है उसको हम लोग सिंगुलर या प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कहीं पर हम लिखते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन अपने आप में एक नाउन है क्योंकि लास्ट में TION है, TION SION ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा नॉन ग्रामेटिकल पार्ट में कि कैसे पहचानते हैं। तो एग्जामिनेशन जैसे हो गया नाउन, तो इसके बाद अगर एक और नाउन आ गया हॉल, तो बेटा ये अब नाउन हो गया और ये इसका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। अब मान लो इससे पहले मैंने लिख दिया यहां पर 5, तो जरा ध्यान देना पीछे हॉल है, तो इंपैक्ट क्या करेगा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपकी काउंटिंग है, ये इफेक्ट करेगी लास्ट नाउन, क्योंकि नाउन को वो सिंगुलर प्लूरल करेगी, एडजेक्टिव को नहीं करेगी। तो ये नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, 2 बुक सेट्स आई बॉट। क्लियर दैट, ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है। अब मान लो एग्जामिनर इससे भी ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है कई बार, वो क्या करेगा, इस तरह से लिखेगा आई बॉट अ 2 बुक सेट। अब यहां पर समझना है सेंटेंस को, क्या इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो कर रहा है कि अगर आपको यहां पर एक तरह से आ को उसने क्या यूज किया, काउंटिंग की तरह यूज किया है बेटा, और 2 भी आपकी क्या है, काउंटिंग है। तो काउंटिंग प्लस काउंटिंग होगा, उसके बाद नाउन प्लस नाउन होगा, तो जो फर्स्ट काउंटिंग है उसका इफेक्ट लास्ट नाउन पे पड़ेगा। इन बिटवीन काउंटिंग एंड नाउन दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां तो ठीक है, आ के लिए सेट और 2 के लिए बुक। अब एरर करेगा वो एग्जाम में, तो कैसे करेगा, यहां बुक्स कर देगा, जो कि गलत है, एडजेक्टिव को आपको प्लूरल नहीं करना है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसे ना देकर ऐसे दे देता, आई बॉट 2 5 बुक सेट। तो कंटेंट को ध्यान से समझिए, जो पहली काउंटिंग है मैंने कहा था वो लास्ट नाउन पे इंपैक्ट करेगी, और इन बिटवीन जो है वो एडजेक्टिव होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, इसको बुक्स कर देगा, जो कि गलत है। यहां एस नहीं बल्कि यहां एस आएगा अकॉर्डिंग टू 2, और ये दोनों क्या है यहां पर बेटा, एडजेक्टिव। तो समझ में आया ये पॉइंट कि किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा पॉइंट क्लियर है। यस बेटा, समझ आया आपको, नाउ यू गेट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़े। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट शुड बी इज दैट, मान लीजिए कहीं हम लेते हैं ही गेव मी 2 500 रुपी नोट। अब कंटेंट क्या कहता है, कंटेंट कहता है कि जो ये 2 है ये नोट के लिए है, इसीलिए नोट्स होगा, और ये सब यहां पर जो है ये क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव बन गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। ही गेव मी 2 500 रुपी नोट्स, यानी 2 500 रुपए के नोट दिए। अब मान लीजिए यहां से मैं नोट्स को हटा देता हूं, ठीक है, तो यहां से 2 500 रुपी नहीं हो सकता, ये 2 भी हटाना पड़ेगा, 500। अब ये जो 500 है ये रुपी की क्वांटिटी हो गई, और ये एडजेक्टिव, इसीलिए यहां पर एस लग जाएगा। अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, क्लियर है पॉइंट।
अगर ये नहीं, वो पीछे नोट्स लिखा है तो इस पे कभी भी एस नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करेगा और पीछे आपको एस लगाना पड़ेगा। डन डन। तो सिंगुलर प्लूरल में जो एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्रिकी कह सकते हो क्वेश्चन है आजकल एसएससी के अंदर, वो ये पूछा जाता है, ये बड़े ध्यान से आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दिस इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंपल टू अंडरस्टैंड इसलिए कह रहा हूं कि नाउन के अंदर से ही कुछ क्वेश्चन है, बट हमारे को वो कंफ्यूज कर सकते हैं। सम नाउन्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सम नाउन्स change the meaning in plural form or minor differences। अब जरा माइनर डिफरेंसेस को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ही है, अगर हम बात करते हैं एयर और विंड के बारे में, क्या डिफरेंस है, और इसके बाद इनका प्लूरल भी पढ़ेंगे, एयर्स क्या होता है, विंड्स क्या होता है। डन। तो एयर और विंड क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये वो माइनर डिफरेंसेस है जो हमें सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे बेटा। एयर जो होता है वो कवर्ड होती है और विंड जो होती है वो अनकवर्ड होती है। अब हम करते क्या, हमारी गलती क्या है, एग्जामिनर कैसे गलत करवाता है, देखो। वी फील फ्रेश डैश ऑन हिल्स। हम हिल्स पर क्या फील करते हैं, फ्रेश एयर फील करते हैं, क्योंकि फ्रेश के लिए हमारे एयर ही ज्यादा देखा गया है, बोलते हैं लाइफ में, सुनते हैं, इसीलिए एयर फील करते हैं। लेकिन कहां बात हो रही थी बेटा, हिल्स पे। हिल्स मतलब अनकवर्ड, तो यहाँ पे एयर नहीं आना है, यहाँ विंड आना है। समझ आया पॉइंट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ पॉइंट समझ में आया बेटा। हाँ, अगर यहाँ पर डैश इन दिस रूम अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ क्या होता, एयर। इंसान की बॉडी में, किसी टायर की ट्यूब में, या फिर कह सकते हैं कि बंद कमरे में, गाड़ी में जो बंद है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। लेकिन अगर ओपन हो जाए, अनकवर्ड हो जाए, तो वो एयर बदल के क्या हो जाती है, विंड हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ना कई बार अलग अलग वर्ड की वजह से भी कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है ब्रीज, है ना। तो ब्रीज में क्या है, ब्रीज में मॉइस्चर होता है। जहां आप मॉइस्चर की बात करते हैं वहां ब्रीज होता है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि मॉइस्चर ऑलवेज बी कैप्चर्ड फॉर दिस, यानी ब्रीज जहां होगा वहां मॉइस्चर भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये माइनर सा ये भी डिफरेंस है। अब इनके प्लूरल पे आता है बेटा। प्लूरल में फॉर्म में क्या होता है, एयर्स एंड विंड्स की बात करें तो एयर्स जो है वो ईगो होता है, विंड्स जो है वो साइक्लोन होता है। क्लियर। तो जैसे बेसिक सा डिफरेंस जो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। एक और वर्ड है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे रूम होता है और स्पेस होता है। अब रूम, वैसे तो रूम का हम मीनिंग पढ़ते हैं कि ये कमरा है, लेकिन रूम का मतलब बेटा जगह भी होता है। ऐसे ही स्पेस का मतलब भी जगह होता है। लेकिन एक डिफरेंस है माइनर सा, वो डिफरेंस हमें सीखना है यहाँ पर। क्या डिफरेंस है, रूम जो होता है वो कवर्ड एरिया में होता है और स्पेस अनकवर्ड में होता है। जैसे देयर इज नो डेस्क इन दिस कार। अब कार के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे ही बोलते और सुनते हैं देयर इज नो स्पेस, लेकिन ऐसा नहीं है। कार इज द कवर्ड एरिया, तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, रूम। दिस इज ग्रामर सेड, नॉट स्पोकन सेड। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी कवर्ड एरिया के अंदर, जैसे कि कार के अंदर, रूम के अंदर यानी कमरे के अंदर, बस के अंदर, जो भी कवर्ड एरिया है उन सब के लिए, जगह के लिए क्या आता है बेटा, रूम आता है। इसे ओपन प्लेसेस फॉर एग्जांपल, देयर इज नो डेस्क इन दिस पार्क। अगर हम पार्क की बात कर रहे हैं, किसी ओपन प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वहां स्पेस आएगा। देयर इज नो स्पेस ऑन दिस बेंच। बेंच भी ओपन होता है, अनकवर्ड होता है, तो वहां पर भी स्पेस आ जाता है। तो ये बाई माइनर से वो डिफरेंसेस हैं जो हम ज्यादातर एग्जाम में गलतियां करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट्स वेरी माइनर डिफरेंस, शेड और शेडो, दीज आर टू।
डिफरेंस बहुत इजी है, पर मीनिंग के आधार पर निकालेंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि लैंग्वेज अलग चीज़ है, हिंदी अलग है बेटा, इंग्लिश अलग है। शेड का मतलब क्या होता है, शेडो का मतलब क्या होता है, वैसे अगर मीनिंग निकाले तो ये छाया और परछाई होता है, लेकिन नॉर्मल सेंस में हम यही कह सकते हैं कि कौन सी जगह पर शेड की बात कर रहे हैं और कौन सी जगह पर शेडो की बात कर रहे हैं। सिंपल है, लिविंग नॉन लिविंग पे भी नहीं जाना है। शेडो जो होता है वो मोशन में होता है, एंड शेड जो है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना ये चीज कि शेड और शेडो में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आई लाइक द डैश ऑफ दिस ट्री, तो यहां पर क्या होना चाहिए? अब देखो, ट्री जो है वो एक ही जगह पर रहने वाला ऑब्जेक्ट है, मीन्स दैट कांस्टेंट है, तो यहां पर आंसर आपका शेड हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है एक अलग तरह के सेंटेंस में। जैसे द डैश ऑफ दिस बस इज सो लॉन्ग, अगर आपने ऐसे लिखा, अब बस जो है आपको लगेगा कि बस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी मूव ना, बट सेंटेंस में कोई ऐसा मोशन नहीं दिखाया गया, तो यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। बट अगर सेंटेंस होता द डैश ऑफ दिस रनिंग बस इज सो लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है? मोशन मेंशन कर रहे हैं, बट आंसर बिकम्स शेड। तो ये वो डिफरेंसेस जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास के अंदर, कि नाउन से आने वाले कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा जो प्लूरल बनने के बाद अपना मीनिंग या माइनर चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिटर्न और रिटर्न्स होता है, इसमें भी हम लोग बात करते हैं रिटर्न और रिटर्न्स की। ऐसे ही एक्ट और एक्ट्स होता है, ऐसे ही अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। क्लियर? तो अथॉरिटीज होता है। अब ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स मेकिंग ए प्लूरल फॉर्म, तो इनका पूरा एक टैग है, लगभग 48 वर्ड्स ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, और वो इसकी एक लिस्ट है जो आपको या तो पीडीएफ फॉर्म में या किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी। थोड़ा समझ लो बस। मैंने इसका तो बताया था, रिटर्न मतलब वापस आना, लौटाना, और रिटर्न्स का मतलब होता है सेविंग। ऐसे ही एक्ट का मतलब और एक्ट्स का मतलब, एक्ट मतलब तो कोई भी रूल हो कह सकते हैं हम लोग, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं धारा को भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्ट्स जो होता है वो प्ले होता है, या फिर एक्ट्स जो है वो किसी वर्क को कहते हैं, कार्य को भी कहते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट्स, और ये अथॉरिटीज में क्या है, वो राइट्स जिनके पास होते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, यानी पावरफुल पर्संस, पावरफुल पीपल ये कह सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ पर्सन या पीपल हु हैज द राइट्स, कॉल्ड द अथॉरिटीज। तो इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ड के लास्ट अल्फाबेट आर वाई है, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, केमिस्ट्री, तो ये बिल्कुल नोट करके रखना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ऐसे वर्ड्स को बेटा कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। जैसे आई लाइक दिस टाइप ऑफ सीनरीज, इसको नहीं करेंगे आप, ये ध्यान रखिए, इसको आप सीनरीज नहीं करेंगे, दैट कुड बी रॉन्ग। तो आपको क्या रखना है इसमें? सीनरी ही रखना है। जैसे कई जगह पर आप सम लिखेंगे और सम के बाद आप सीनरी कर देंगे, तो ये आपको लिखना है, और सम सीनरीज नहीं करना है, डन। पोएट्रीज नहीं करना है, केमिस्ट्रीज नहीं करना है। तो जिसका अल्फाबेट लास्ट सफिक्स, जिसको हम कहते हैं आर वाई होता है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते इन एज अ नाउन। आगे बात करते हैं एज अ नाउन। मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे वर्ड, जैसे कि एक वर्ड है वर्ब क्राई, तो बेटा इसको सिंगुलर करने के लिए हम लोग क्राइज करते हैं, लेकिन ये हम वर्ब की बात कर रहे हैं, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज अ नाउन जैसे भी वर्ड है आर वाई वाले, उनको हम प्लूरल नहीं करते। एक और वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, यू आर ई। अब इसमें जो वर्ड आते हैं यू आर ई में, वो आते हैं जैसे कि नेचर, जैसे कि क्रिएचर, जैसे कि प्रेशर। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं इनको भी बेटा प्लूरल नहीं किया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि ऐसे शब्द जो पीछे यू आर ई रखते हैं तो ऐसे शब्दों का भी प्लूरल फॉर्म नाउन में नहीं होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंडरस्टूड। इसमें फर्नीचर भी आता है, एग्जाम में कभी पूछा भी गया है फर्नीचर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे AGE, लास्ट अल्फाबेट अगर किसी का AGE है, जैसे कि लगेज है, जैसे कि कार्टेज है, जैसे कि पैकेज है ना, ये सब जो वर्ड, जैसे कि करेज है, करेज, तो इनको भी प्लूरल नहीं करना है आप। When you become this sense of, तो डायरेक्टली इनको प्लूरल नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हमने जो देखा वो 3 चीजें पढ़ी हैं। एक चीज मैंने आपको डिस्कस की कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से इक्वेशन कैसे आ सकता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर और प्लूरल में कैसे आपको वो कंफ्यूज करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी नाउन प्लस नाउन होता है तो फर्स्ट नाउन हमेशा एडजेक्टिव हो जाता है। दूसरी कैटेगरी मैंने बताया कि कहीं पर भी वो आपको देगा कि काउंटिंग के साथ फिर काउंटिंग देगा, फिर नाउन देगा और फिर नाउन देगा। क्लियर। तो इस कैटेगरी में काउंटिंग इफेक्ट द लास्ट नाउन इन बिटवीन बिकम्स एडजेक्टिव, ये डिस्कस हमने किया। और थर्ड मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन है, सम नाउन्स चेंज द मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, चेंज द मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आज हमने डिस्कस किए बेटा। इसका जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि नाउन में से और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कोर्स में बात करेंगे। जैसे कि आपको एपोस्ट्रोफ एस या ऑफ के बारे में पढ़ाया जाएगा, हाइफन जो वर्ड्स होते हैं जिसको हम सेमी वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फादर इन लॉ वगैरह ऐसे कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा 2/3 वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में आपको ये तीनों चीजें जो नाउन से रिगार्डिंग है इनको ध्यान से बेटा एक बार समझना है, पढ़ना है। कुछ भी प्रॉब्लम रह जाए तो आप मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर फॉर दिस। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।